प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का दूसरे अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखूँगा। हमारे सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लाना मेरे लिए इतना ज़रूरी इसलिए था, क्योंकि जब हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ते-पढ़ते बीच में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिनको मैंने इस पाठ का निष्कर्ष निकाल के क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन रहेगा, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उस बालक के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1/3। लेकिन जब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे। देखिए, संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन से एक साथ आने वाले संघों के उदाहरण हैं? देखिए, यहाँ पर देशों के नाम लिखे हुए। नेक्स्ट, इस प्रकार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ तैयार किए हैं। देखिए, इस पाठ से जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, पाठ के अंत में अपन ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या-क्या रहते हैं। देखिए, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय लिखिएगा। देखिए, अध्याय 2 है हमारा संघवाद। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच में सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, वो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम तरीका था। लेकिन इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करते हुए इसमें आम तौर पर जिसको हमने संघवाद कहा था, उसकी एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो अलग-अलग इलाकों का साथ रहना, चलना संभव हो पाता है। और पाठ के शेष हिस्से में भी हमने भारत के जो संघवाद के सिद्धांत थे, उसके व्यवहार को समझने की बहुत कोशिश की। लेकिन ये संघीय ढांचे से संबंधित बहुत सारे जो संवैधानिक प्रावधान थे, उनके बारे में चर्चा करने के बाद में हमने उस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली जो नीतियाँ थी, राजनीति का जो विश्लेषण था, आखिर हम संघवाद के नए और तीसरे यानी स्तरीय शासन की चर्चा करेंगे। चलिए, पहला पाठ पढ़ने से पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा गया है कि संघवाद क्या है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर किया। आपको याद भी होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, केंद्र सरकार की शक्तियों में जो कमी करना भी एक था। ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को भी दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी भूमिका थी, अपने अधिकार थे। लेकिन ये अधिकार उनको केंद्र के द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस ले भी सकती थी। हमने पढ़ा कि 1993 में कुछ बदलाव और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर भी निर्भर नहीं रही। तो इस प्रकार बेल्जियम ने एक एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी। एकात्मक न रह करके संघीय शासन प्रणाली, यानी जिसमें केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार दोनों मिल करके। तो श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से भी अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि जिसमें केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता तो चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच में बंट जाते हैं। आमतौर पर हम बात करते हैं, हमने पाठ का अध्ययन भी किया कि संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिनको हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य और प्रांतों के स्तर की भी सरकारें होती है, यानी एक केंद्र सरकार तो दूसरी राज्य सरकार, जो शासन के दैनंदिन काम-काज को देखती है। सतह के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करते हैं। इस अर्थ में देखा जाए तो संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक शासन व्यवस्था में
पूरे शासन की बागडोर यानी केंद्र सरकार के पास में ही होती है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में एक तरफ केंद्र सरकार तो दूसरी पर जो जितने भी राज्य हैं वो अपने प्रांतों की राज्यों की सरकारें भी होती हैं। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी जो इकाइयां हैं उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में देखिए, यहाँ पर हमारे जो संघीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मैप दिया गया है। देखिए आप किस प्रकार का मैप में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि दुनिया के 193 देशों में 25 देशों में ही संघीय शासन व्यवस्था है। दुनिया में टोटल 193 देश की बात करें, उनमें से 25 ही देशों में ही संघीय शासन है। लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय है। क्या आप इस मानचित्र से नियम का अपवाद ढूंढ सकते हैं? किस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था रही होगी? चलिए आगे हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं, इसके लिए वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। आइए अब हम संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं को करें। संघीय व्यवस्था कहते किसको है, इसकी मूल विशेषताएं क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? देखो, पहली बात ये आती है कि यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। चाहे बात केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दो स्तर होते हैं। दूसरी चीज है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का जो उनका अपना अपना एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है, स्पेशल अधिकार क्षेत्र होता है, अपना अपना होता है। तीसरी बात, पहला हमने क्या कहा, सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली, दो स्तर पर यानी केंद्र और राज्य सरकार, और इन दोनों सरकारों की अपनी नागरिक समूह पर शासन करती है। कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरी हमने क्या कही कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। किसको? उन दोनों सरकार को। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथी बात, हम विशेषता की बात करें तो संविधान के मौलिक जो प्रावधान है एक ही स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे जो बदलाव है दोनों स्तर की सरकारों को सहमति से होते हैं। कोई भी संविधान के मौलिक प्रावधान में अगर बदलाव करना है, राज्य सरकार चाहती है कि ये बदलाव होना चाहिए, तो वो केंद्र सरकार के अनुरूप ही, केंद्र सरकार की सहमति पर भी उसमें कानून को बदल सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं। पांचवी बात कि अदालतों में संविधान और जो विभिन्न स्तर की जो सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का जो अधिकार है, वो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय की भूमिका निभाता है। छठी बात आती है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। सातवीं बात, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना भी है, उसे बढ़ावा देना है, और उसके साथ साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना है। तो इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। तो आदर्श संघीय व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। तो केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। जैसे ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। जो संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तो तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच साथ लाकर के एक बड़ी इकाई गठित करने का है। इसमें जो दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण के कारण आपने देखा होगा, संघ बनाने के उदाहरण जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह के जो संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों का समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं।
तो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, जो बड़े देश अपनी जो आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे भारत की बात करो, बेल्जियम है, स्पेन है, इसके उदाहरण। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, विशेष स्थिति में किसी एक प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। चलिए, इसमें हमने ये पढ़ा कि संघीय सरकार किसे कहें। देखो, संघीय सरकार का मतलब इससे हमने ये पता किया, सरकार एक तो केंद्र सरकार होगी। संघीय सरकार किसे कहेंगे? संघीय सरकार की बात करें या संघवाद की बात करें तो इसमें विशेषकर दो दल हैं। एक तो हमारी होती है केंद्र सरकार, और दूसरी सरकार की हमने बात की उस राज्य या प्रांत की सरकार, जो भी राज्य है केंद्र के अंदर, राज्य या प्रांतीय सरकार। और इन दोनों की सरकार में बराबर की सहभागिता और सहयोग की भावना होती है। अगर किसी कानून में संशोधन करना है तो राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती, केंद्र सरकार से सर्वसम्मति रहेगी। उसके आधार पर वो कोई कानून या विधेयक जिस पर चर्चा होनी है, संशोधन होना है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना है, किसी प्रावधान को लागू करना है, तो दोनों की सहमति से राज्य और केंद्र दोनों मिल करके उस काम को कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक छोटा सा आपके इस संघवाद की चीज़ को समझने के लिए कि कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं। उनकी चर्चा इस प्रकार रही, क्या रही है? खगराज कहता है कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं, क्योंकि भारत की तरह हमारे भी सीटों का आरक्षित करना पड़ेगा। मीता कहता है हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। बाबूलाल कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अलग अलग राज्य सरकारें बने तो क्षेत्र का ज़्यादा स्वायत्ता मिल सके। राम गणेश कहता है मुझे संघवाद व्यवस्था पसंद है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते हैं तो प्रत्येक की अपनी 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 क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, इनमें किसी संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी भी की है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि संघीय व्यवस्था, अब प्रश्न ये होता है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, हमने पहले भी देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आई। भारत जैसे विशाल मुल्क में ये काम इतना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाएं हैं, धर्म है, क्षेत्र के लोग हैं, रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। लेकिन भारत में किसी छोटे देश में, श्रीलंका और बेल्जियम जैसे इतने छोटे देश में भी यहाँ विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती थी, कितना काम मुश्किल हो जाता था। तो भारत जैसे बड़े देश के लिए विभिन्न भाषाओं वाला, धर्मों वाला क्षेत्र के लोग रहते हैं, यहाँ की सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। देखिए, संविधान की शुरुआत करें तो एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ है। आज़ादी के कुछ समय के बाद में अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हुए। भारतीय संविधान के भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ। तो आइए हम ऊपर की जो संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं को हमने जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ये सभी भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, संघ सरकार या जिन्हें हम केंद्र सरकार कहते हैं, दूसरी राज्य सरकार। हमने संघीय व्यवस्था में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था बताई, एक तो संघ सरकार बताई, दूसरा हमने कहा जिन्हें हम केंद्र सरकार कहते हैं, दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन व्यवस्था का एक तीसरा हिस्सा भी जोड़ दिया, देखो। और उसके बाद में पंचायतों और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया। देखो, हमने पढ़ा पहले आई हमारी केंद्र सरकार, फिर आई राज्य सरकार, और फिर इसमें तीसरा एक और जोड़ दिया है। हमने पढ़ा है कि पंचायतों और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन, इसमें सारी पंचायतें हैं और नगर पालिका, इनको साथ में जोड़ते हुए।
तो ये किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह हमने यहाँ पर 3 स्तरों की शासन व्यवस्था में अपने-अपने अलग-अलग अधिकार है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बाँटा गया। विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में किस प्रकार से बाँटा गया? पहला है संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। संघ सूची में देखते हैं तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, इस कारण इस विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में कौन से विषय आते हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के ये विषय हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। संघ सूची के विषय जितने भी हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास। संघ सूची के विषय हमने कहे प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपके एमसीक्यू में जरूर दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा, राज्य सूची में पुलिस है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय रखे गए हैं राज्य सूची में। तीसरी, राज्य सूची में इन विषयों को सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरी हमारी आती है समवर्ती सूची। देखो, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार को 3 हिस्सों में बांटा गया। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को कितने भागों में बांटा? 3 हिस्सों में बांटा। ये विधायी अधिकार है। विधायी अधिकार में पहला संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में हमने पढ़ा, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, चाहे बात प्रतिरक्षा की हो, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामले। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई ये प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय रहे। तीसरी समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी है। समवर्ती सूची में दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार मिल करके अपनी साझेदारी के साथ में दिलचस्पी से इस पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में राज्य में सिर्फ राज्य सरकार, संघ सूची में सिर्फ संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। केंद्र लेवल के हमने जो विषय बताए, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे। राज्य में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई राज्य सूची के विषय। समवर्ती में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय हैं जो साझी दिलचस्पी से आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों का ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही आखिर मान्य होगा। अब यहाँ पर एक ही सवाल उठता है कि जो ये विषय हैं इनमें से किसी सूची में नहीं आते, उनका क्या होता है? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन हमने ऊपर ये देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साझी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, क्योंकि कुछ राज्यों का विशेष दर्जा भी है। जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपनी विशेष सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। हमें आज तक पता नहीं था कि कुछ विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण अनुच्छेद 371 का विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति, सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से राज्य जिनको विशेष दर्जा दिया गया? तो ये विशेष दर्जे की बात करें तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण उनको भारत के संविधान का अनुच्छेद है 371 के तहत विशेष शक्तियों का उनको लाभ दिया गया है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम ही अधिकार हैं। वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं।
इन्हें केंद्रीय शासित प्रदेश कहते हैं। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और देश की राजधानी नई दिल्ली को हम केंद्र शासित प्रदेश करते हैं, वो इसी श्रेणी में, क्योंकि इन क्षेत्रों को राज्यों वालों अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में भी बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है। कोई भी अगर बदलाव करना है, संसद के 2 सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर करना होगा। फिर कम से कम आधे राज्यों को विधानसभाओं में उसे मंजूर करवाना होता है। आधे राज्यों की विधानसभाओं में मंजूर करवाना होता है। तो संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के साथ साथ कोई विवाद होने की जो हालत में फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का भी अधिकार है। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो विशेष अधिकार की बात करें, हमने पढ़ा कि ऐसे बहुत सारे जो विधायी अधिकार थे, इनको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में रखा गया। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, समाचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई ये राज्य सूची के विषय रखे गए। कानून राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाएगी। ये विधायी उनके अधिकार थे, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। फिर हमने बात करी कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें, इनको किस विषय के अधिकार क्षेत्र में डालेंगे। फिर हमने ये पढ़ा कि कुछ विशेष ऐसे राज्य हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान है, जैसे 371 प्रावधान के तहत उनको एक विशेष शक्तियों का लाभ दिया गया। वहाँ की विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों के लिए, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य, रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के रूप में स्पष्ट रूप से उनके लिए उपयोगी है। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर कोई केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा संविधान की बुनियाद की बात है। अब अगर किसी अधिकार में बंटवारे में बदलाव करना है, ये आसान नहीं है। इसके लिए दोनों सरकारें हैं, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत को मंजूर करना होगा। फिर आधे राज्यों के विधानमंडलों में भी उस कानून को लागू या मंजूर करवाना होगा। तो ये सारी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, कानूनों के क्रियान्वयन की जो देख रेख है, ये सब न्यायपालिका करते हैं। और इन्हीं के किसी शक्ति में बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो जाता है, उसको भी सुलझाने का काम हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो संघीय व्यवस्था है, ये चलती कैसे है। ये राज्य संघीय व्यवस्था में हमने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर ये चलती हैं तो किस प्रकार से चलते हैं। अब सबसे ऊपर देखो, क्या समझा क्या जाना। पोखरण, ये जैसलमेर का पोखरण है जहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था, जहाँ भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान ले अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति का विरोधी होती, तो क्या वो केंद्र सरकार परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी। जैसलमेर की बात करें, यहाँ पर हमारा परमाणु परीक्षण हुआ। अगर हमारी राजस्थान सरकार अगर मना कर देती केंद्र सरकारों को कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करने देंगे, तो क्या स्थिति होती। मान लो सिक्किम की सरकार है, अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है। मान ले केंद्र सरकार पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। अब असम की बात करें, वहाँ नई स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें असम सरकार को विशेषकर नई पाठ्य पुस्तकों को लागू करवाना, केंद्र सरकार से उन्हें क्या मंजूरी लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार को ऐसी विषय वस्तु चेंज करने के पक्ष में नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। तो केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है क्या। मान लो कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग। क्या ऐसे मामलों में भी भारत के जो प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं, क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने। तो यही स्थिति यहाँ पर है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कार्यकारी कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान बहुत जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है।
अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की, देखो यहाँ पर हमारा सन 1947 का भारत, देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है कि पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल के वृत्तर भाग और भावलपुर स्टेट है, और ये हमारे भारतीय देशी राज्य हैं। देखिए ये 1947 का भारत। अब बात करते हैं हम कि भावना, विविधता का आदर, संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के सादा आदर्श के रूप में स्थायित्व होना सुनिश्चित हुआ है। कुछ बातों पर हम गौर करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये काम किस तरह से हो पाया। देखो बात आती है भाषाई राज्य की। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा को शुरू किया। उस वक्त से लेकर आज 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार ही आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए, कई नए प्रांत बनाए गए, कई प्रांतों की सीमाएं और क्षेत्र और नाम तक भी बदल लिए गए हैं। तो नए राज्यों के बनाने के लिए जो 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली, ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का भूगोल, वहाँ की जातीयताएं, एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करके उनके आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें जैसे नागालैंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेता थे, उनको ये डर लगा कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। फिर राज्यों का पुनर्गठन करना ही सरकार ने बिल्कुल टाल दिया था, क्योंकि हमारा अनुभव ये बताता है कि अगर भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ, इन्हें प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। देखिए ये हमारे सामने है, देखो ये एक आपके सामने भारतीय राजनीतिक नक्शा है। इसमें जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया, ऐसा कौन से प्रांत हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं। आगे हमारी भाषा नीति के विषय में कि भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। पहला तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, बड़ी मुश्किल थी। दूसरा आया भाषा नीति। संघीय ढांचे में दूसरी परीक्षा हमारे हुई भाषा नीति को लेकर। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा ऐसी बहुत सारी अन्य 22 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा या राजभाषा को माना जाए वो सिर्फ हिंदी को सिर्फ 40%। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुनना है। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषाओं में ही तो होता है। तो श्रीलंका के ठीक उल्ट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 1965 में अंग्रेजी का है सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग बंद हो जाएगा। अनेक जो गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। कुछ गैर हिंदी राष्ट्र थे, जो प्रदेश थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। तो तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राज्य के कामकाजों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना यह है कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा और राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों में भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए।
चलिए, केंद्र और राज्य के संबंध। केंद्र और राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सतह की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह के इस शासन व्यवस्था को अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र ने भी राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। लेकिन बात करते हैं 1990 के बाद की स्थिति में काफ़ी बदलाव आ गए। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यह दौर केंद्र गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन की सरकार तब से शुरू हो रही 1990 के दशक में। किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाया, फिर सरकार बनाई। तो इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की सभ्यता का आदर करने की नई संस्कृति बनी। तो इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार के लिए मुश्किल भी हुआ, क्योंकि मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। तो इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद में दौर में ही तुलना के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थी। अब हम ये बात करेंगे, ये हमारे सामने एक कार्टूनिस्ट है कि राज्य कुछ और शक्तियाँ मांग रहे हैं। ये राज्य इस कार्टूनिस्ट में देखो, फिर हमने क्या किया, इन्होंने ये गठबंधन की सरकार की कुर्सी देखो। बहुत सारी जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने मिल करके ये कार्टून दोनों केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का संबंध दिखा देगा। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ शक्तियां दे दो? किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों से कैसे संतुष्ट है? तो ये एक क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्या गंभीरता से ऐसा कह रहे हैं? तो ये विषय, ये भारत की भाषाई विविधता की बात करें तो भारत में कितनी भाषाएं हैं? हमने पढ़ा 22 भाषाएं हैं। लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती तो किस तरह कर रहे हैं। लेकिन एकीकृत अधिकृत जो नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों में हासिल होती है कि इस जनगणना के मामलों में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराना, कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ जो समूहबद्ध कर देना, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी संबद्धता के बाद जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। केवल 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। संविधान की कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को रखा गया, इसलिए इसे अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहा जाता है। तो भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है, कि जिस देश में 121 से कहीं ज़्यादा 21 तक प्रमुख भाषाएं, लेकिन इसमें 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिनको अनुसूची 8वीं में रखा गया। 8वीं अनुसूची में रहने के कारण उनको अनुसूचित भाषा कहा जाता है। बाकी सारी गैर अनुसूचित भाषा। इन्हीं सूची को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। एक बड़ी भाषा हिंदी है, जो सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो 2011 में लगभग 50% से कम थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इस मातृभाषा को बताया, क्योंकि दूसरी और तीसरी भाषा के तौर में 11% लोग ही इसे जानते हैं। तो इनसे हमें पता चल गया, ये आपके सामने एक चार्ट है भारत की अनुसूचित भाषा में। बात करते हैं हमारे हिंदी भाषा की, तो ये इतने प्रतिशत लोग हैं, 43.63% लोग हैं हिंदी भाषा को बोलते हैं। बाकी 22 जो भाषाएं हैं, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये बहुत सारी जो विभिन्न हमारी जो 22 प्रकार की भाषाएं थी। चलिए आगे हम बात करते हैं
अब बात ये होती है कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग की रिपोर्ट के आज से ठीक 50 साल पहले जो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था, इसमें राष्ट्र के राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन को एकदम बदल दिया। गांधी जी ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो नए देश में नए प्रांत बनेंगे, भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसमें बंटवारा भी हो गया था। तो विभाजन की धार्मिक आस्था में पुरातन जुड़ाव का भी परिणाम है। पुरातन आस्था एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे, नेहरू, पटेल, आजाद जी के मन में ये सवाल कौन गया था। तो हमें भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इस एकता को मजबूत करने में भी मदद की। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली या भारतीय या तमिल और भारतीय या गुजराती या भारतीय जैसी दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। तो ये बहुत सारे ऐसे परिणाम रहे हैं। हमने यहाँ पढ़ा, भारत में विकेंद्रीकरण की बात आती है तो हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश को दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद ही अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। तो इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता का जो बांटने की जरूरत है, भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का है, तो ये प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप भी तीनों स्तरों की सरकार संघीय ढांचे सामने आया तो तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर के स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए, चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो पाता है। तो इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने में सबसे अच्छा तरीका है। बात आती है कि विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकारी गई है। इस बाद भी गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्रामीण पंचायत और शहरों में भी नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। राज्य सरकारों के पीछे जो सीधे नियंत्रण में रखा गया और स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, तो इनके पास न तो कोई अपना अधिकार था और न संसाधन। तो इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हो गया। जो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया। अब स्थानीय शासन से जो इकाइयों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता थी। निर्वाचित जो स्वशासी निकायों के सदस्य पदाधिकारी के पदों में अनुसूचित जातियां, जनजातियां और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक की स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा अन्य स्थानीय निकायों को देना पड़ा। सत्ता की भागीदारी की प्रगति है राज्य में अलग अलग। गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव और कुछ राज्य के जो ग्राम समूह है, एक ग्राम पंचायत की होती थी, एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य, एक अध्यक्ष होता था। तो सदस्य वार्डों से चुना जाते थे, उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता था। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा गया। इनका चुनाव गांव अथवा यानी वार्ड में रहने वाले जो वयस्क लोग होते थे मतदान के जरिए करते थे। ये पूरी पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। तो पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसकी ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2-3 बार बैठक भी करनी होती है। ग्राम सभा की बैठक करनी होती है। तो स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। तो इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है और जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, सांसद और विधायक या जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं।
तो जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान ही होता है। तो इस प्रकार स्थानीय शासन वाली सरकारें ये संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। शहरों में भी नगर पालिका होती हैं। बड़े शहरों में तो नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों की यही नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में करीब 36 लाख लोगों ने चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारें संवैधानिक दर्जा दी जाने पर हमारे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। तो इनसे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया। इसके बावजूद भी अनेक परेशानियां कायम हुई है। पंचायतों के चुनाव में नियमित रूप से साथ होते थे, बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते थे, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती थी। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए। इस प्रकार हम शासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक ब्राज़ील का एक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर ब्राज़ील के नए शहर पोर्तो अलेग्रे के विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लोकतंत्र को एक मेल विशेष प्रयोग किया। इस शहर के नगरीय परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया और अपने शहरों के वास्तविक फैसले का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। तो इस शहर के करीब 13 लाख लोग हैं अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदार बने। शहर को अनेक उपक्षेत्रों में बांटा, इनमें हम वार्ड कहते हैं। हर उपक्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती, ग्राम सभा की तरह होती, सभी नागरिक भाग लेते, बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने के मुद्दों पर होती थी। शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता था। बजट पर चर्चा होती, प्रस्तावों का नगर पालिका के सामने पेश किया, जो अंतिम फैसला होता था। हर साल फैसले के लिए इस प्रक्रिया में 20,000 लोग हिस्सा लेते और अपनाने से सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया गया, सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती थी। पुनर्वास का इंतजाम किया गया। बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। तो अपने देश के केरल के कुछ इलाकों में भी ऐसे प्रयोग किए गए हैं। तो वहाँ आम लोगों की जो अपनी बस्तियों के विकास की योजनाओं तैयार करने में भागीदारी की भी है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया। अब इसके जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहे हैं उस पर अपन ज़रूर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं हमारी वो PDF। तो आपका इस पाठ के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें इतना कुछ बड़ा स्पेशल नहीं था, सिर्फ संघीय सरकार किसे कहते हैं, प्रश्न है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या थी। पाठ में हमने पढ़ा 1/3 सीटें। दूसरा प्रश्न है संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य कौन से हैं। संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य कौन से हैं? लिखो, देश की जनता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। बी, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। ये दोनों हैं, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। इसको ऑप्शन नंबर डी अपन मान लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से एक साथ आने वाले संघों के उदाहरण हैं। एक साथ आने वाले संघों के उदाहरण इनमें से कौन से लेंगे। देखिए, जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ नहीं पाया गया था। करेक्ट आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया में। भारत, स्पेन, बेल्जियम दोनों में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं। सतह की साझेदारी के किस रूप में आमतौर पर संघवाद के रूप में जाना जाता है। सतह की साझेदारी किस रूप में आमतौर पर संघवाद की दृष्टि से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सतह का ऊर्ध्वाधर विभाजन, यही रहेगा उत्तर नंबर बी रहेगा। सतह का शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन। बात करते हैं छठा, हमारा संघ सूची में निम्नलिखित विषय हमने पढ़ा था। मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो रक्षा है, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संचार, ये संघ सूची के विषय। संघ सूची का मतलब जिस पर कानून केंद्र सरकार ही बना सकती है। रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा और संचार पर केंद्र सरकार ही। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस में आते हैं। हमारा एक क्वेश्चन भी आया था कि संघ सूची, राज्य सूची, सम सूची हमने बांटे थे, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किसका विषय मान लेंगे। तो इसको हम अवशिष्ट सूची का मान लेंगे। चौथी सूची है अवशिष्ट सूची। आठवां है संघों के गठन के 2 प्रकार के मार्ग हैं, वे कौन कौन से। संघों के गठन के इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा 2 ही थे। एक मार्ग जो स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर के एक बड़ी इकाई बनाते हैं,
और दूसरा मार्ग वह है जहाँ एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। उपरोक्त दोनों है। 9वां प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली में शामिल, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, पाठ के लास्ट में हमने पढ़ा था कि पंचायती राज में शामिल है। पंचायत राज में हमारा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर शामिल होगा। गांव, ब्लॉक और जिला, गांव, ब्लॉक, उपखंड और जिला स्तर। चलिए बात करते हैं 10वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। लेकिन यहाँ हालांकि हमारे इस क्वेश्चन में दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, जो 370 की धारा 2019 में हटा दी जाती है। 11वां प्रश्न है, और कुछ हमने विशेष दर्जे की बात करी तो असम है, नागालैंड, ऐसा भी पढ़ा था हमने। संघीय व्यवस्था में राजस्व के स्रोत के संबंध में क्या सत्य है। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था, करेक्ट आंसर हमारा ग ही रहेगा, क्योंकि सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत उसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। ये हमारी संघीय व्यवस्था में राजस्व के स्रोत के संबंध में सत्य चीज है। 12वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान था। इसका अपना संविधान था, विशेषकर हमारा तो जम्मू और कश्मीर ही था, स्पेशल 370 की धारा। चलिए बात करते हैं, भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है। अनुसूचित भाषाएं जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट में कि 22 भाषाएं हैं। टोटल वैसे 121 थी, लेकिन 22 भाषाओं को एक अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है, तीसरा स्तर हमने पढ़ा है वो है स्थानीय स्वशासन। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। ये हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर यूएसए, लास्ट में हमने अभी पढ़कर हमने पाठ को एंडिंग किया था। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, इसमें शामिल है। तो इसमें हमारी होगी राज्य सूची। संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को उन सभी विषयों पर कानून बनाती है, वो राज्य सूची बनाती है। संघ सूची पर संघ या केंद्र सरकार बनाती है, समवर्ती पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा वैसे तो। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ रखने वाले संघों का उदाहरण नहीं है एक साथ रहने वाले। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्विट्जरलैंड नहीं। देखिए, भारत इसमें बेल्जियम है। भारत के संविधान ने भारत के संविधान ने भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया है। संघ सूची, समवर्ती सूची, है ना, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं 19वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। संघ सूची में अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें तो रक्षा है, विदेश मामले है, बैंकिंग है, लेकिन पुलिस ये राज्य सूची का विषय था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में संवादी के अभ्यास पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1992 के बाद विकेंद्रीकरण के लिए सही कथनों की पहचान करो। सही कथन हमारा इसमें क्या होगा। सही कथन हमारा इसमें विशेषकर हमारा रहेगा बी और सी दोनों। स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया, और राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों की कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता होती थी। बी और सी करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 21वीं क्वेश्चन की कि समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है, केंद्रीय कानून लागू होता है। किस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ था। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1990 के बाद की अवधि। बात आती है 23वें प्रश्न की, संघीय व्यवस्था में राजस्व के स्रोत के बारे में क्या सत्य है। राज्य के जो स्रोत के बारे में क्या सत्य है, तो इसमें हमारा रहेगा कि सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत इसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाएं, किस अनुसूची में, हमने पढ़ा था कि 8वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, 8वीं अनुसूची। 25वां प्रश्न, एकात्मक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत की बात यहाँ पर कही, तो गलत हमारा, या तो सरकार केवल एक स्तर पर होता है, ऊपर कई के अधीन होती है, सही है। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को आदेश दे सकती है, ये भी सही है। एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है, ये भी सही है। राज्य सरकारों को शक्तियों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है, गलत है ये। ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ग्रामीण स्थानीय सरकार को हमने पढ़ा, ग्रामीण स्थानीय सरकार को जिला परिषद नहीं, पंचायत समिति नहीं, पंचायत राज नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा
स्थानीय स्वशासन का हिस्सा था। अगली बात आती है, संविधान संघों के गठन के लिए किस प्रकार के मार्ग अपनाए गए थे? इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें भी देखो हमारा एक मार्ग स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, दूसरा मार्ग वह है जिसमें बड़ा देश अपनी शक्तियों को राष्ट्र के बीच में विभाजित करने देना। ये भी दोनों है, ये भी दोनों। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ए और बी दोनों। किस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ था? किस अवधि में हुआ था? चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही रहेगा, 1990 के बाद की अवधि में ही। कौन सा निकाय पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव आयोजित करता है? कौन सा निकाय करता है? राज्य चुनाव आयोग बना, यही करता है। भारत के संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? किस भाषा को हमने पढ़ा है राष्ट्रीय भाषा के रूप में? तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में तो किसी को भी नहीं दी, लेकिन राजभाषा के रूप में जरूर दी है, वो हमारी हिंदी है। लगभग 43% लोगों के द्वारा बोली जाती है, लगभग 40% के मान लो। बात आती है युद्धोत्सव प्रश्न, संविधान संशोधन 1992 के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? चलिए इसमें गलत कथन यही है कि 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये बड़ा गलत प्रश्न है। बाकी सब ठीक है, नियमित चुनाव होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ रहने वाले संघों का अच्छा उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा भारत। जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियाँ छीन ली जाती हैं तो स्थानीय सरकार दे दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, विकेंद्रीकरण कहते हैं। बात आती है 34वें प्रश्न की, निम्न में से कौन से किस राज्य स्तर पर राज्य का मुखिया कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री को। थैंक यू सो मच। एस आर सर की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका इस क्लास के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आगे मैं इस प्रकार से आपके क्लास को